बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अरे बाप रे, इतना इंपॉर्टेंट कि सात समंदर की मसीह कर लो, सातों समुद्र की स्याही कर लो, तो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। पेज नंबर 6, ये जो आपको जगह दिख रही है, यूरोप आफ्टर कांग्रेस ऑफ वियना, दिखा आपको? उसके नीचे लिखो, उसके नीचे लिखो, व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड? व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड? व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड? और दोस्तों लिख लेना, 10th बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेपोलियनिक कोड, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में आने की इस साल जबरदस्त पॉसिबिलिटी है। द सिविल कोड ऑफ 1804। और एक और बात सुनो, ये चैप्टर जब हो जाएगा ना आप लोगों का, तो मैं आपको एक अलग से शीट सॉल्विंग सेशन कराऊंगा, एनटीएससी स्पेसिफिक, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि 70% क्वेश्चन के आंसर आप दे दोगे। समझ गए बात को? लेकिन मैं आपको अलग से एक शीट सॉल्विंग कराऊंगा जो एनटीएससी स्पेसिफिक रहेगी, ऑब्जेक्टिव। अभी तो अपन मस्ती में चैप्टर करो 18 सिविल कोड ऑफ 1804, और या फिर इसी को कहा गया दोस्तों नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन, देखिए दोस्तों, अब मेरी तरफ देखो, देखो रिवॉल्यूशनरीज, नेपोलियन का अश्वमेघ स्टार्ट हुआ। नेपोलियन आपको पता है दोस्तों, फ्रांस से स्टार्ट हुआ, उसका घोड़ा पूरे यूरोप में, याद है आपको? और जेकोबियन क्लब्स उसको इनवाइट कर ही रहे थे, दूसरे देशों की भी हालत खराब ही पड़ी हुई थी क्योंकि राजा से पूरी की पूरी प्रजा त्रस्त थी। सो दे इनवाइटेड नेपोलियन कि प्लीज नेपोलियन, यू आर इनफैक्ट द इनकारनेशन ऑफ गॉड, कम टू आवर नेशन एंड सेट अस फ्री, वी वांट लिबर्टी फ्रॉम दिस डेस्पोटिक रूलर, यस और नो? सो नेपोलियन एंटर्ड इनटू वेरियस नेशंस। नेपोलियन बहुत अलग अलग देशों में दोस्तों, अलग अलग कंट्रीज में घुस गया, अपना घोड़ा लेके, अपनी आर्मी लेके, कनकर्ड दोज नेशंस, याद है आपको? और जहां जहां पे वो कॉन्कर करता रहा दोस्तों, वहां वहां पर उसने, देखो एक बात याद रखो, मैं तुम्हारे देश में पहली बार घुस सकता हूं जबरदस्ती से, तुम में से कुछ लोग मुझे मदद कर सकते हैं, मैं तुम्हारे देश पे हो गया, ये हो गया कब्जा हमारा, लेकिन अगर मुझे लॉन्गेविटी ऑफ माय रूल चाहिए तुम्हारे देश में, देन आई हैव टू डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी ओवर देयर। इज इट ट्रू? क्योंकि अदरवाइज जिन्होंने बुलाया वही मार देंगे, भगा देंगे। असली में हुआ वही बाद में। लेकिन नेपोलियनिक कोड, नेपोलियन ने कुछ अच्छी चीजें करने की कोशिश करी, जिन जिन देशों में वो गया, क्या किया देखो, उसको नाम दिया गया नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804। अब हम वो पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के। अगर टॉप 5 क्वेश्चन है तो उसमें से एक क्वेश्चन है ये। Hi friends, you must be thinking the reason why we have stopped. Well, because I want to give you an information about a video that can change your life forever. If you are an ID aspirant, then, and even if you are not, but want to become something in your life, then must watch the video in this same YouTube channel. Forget everything, watch it today and get mesmerized. दोस्तों जैसा निशान लाऊंगा वैसा लगाना। देखो आपको लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6, पेज नंबर 6, ऊपर से छठी लाइन देखिए, द सिविल कोड ऑफ 1804, दिखा आपको? असली में आपका निशान चालू हो रहा है उसके एक लाइन नीचे से, डिड अवे लिखा हुआ है, दिखा आपको? डिड अवे दिखा, डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस, दिखा? उस डिड अवे के आगे लिख दो इट, मतलब नेपोलियनिक कोड, इट डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। पहला पॉइंट आपका, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। सबसे बड़ी चीज दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे और उस देश की जनता को भी लगी, वो ये वाली थी। क्या नेपोलियनिक कोड ने क्या किया? इट डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तुम जमींदार के लड़के हो इसलिए तुमको प्रिविलेज मिलता रहेगा, तुम ये नहीं, काय का तू जमींदार का लड़का। दूसरा उसने क्या किया? एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी ऑफ बिफोर द लॉ। तुम जमींदार के लड़के हो, स्टेट जनरल के, और तुम कॉमन एक मजदूर के लड़के हो, तुम्हारे में लड़के ने कुछ गलत कर दिया और इसके लड़के ने भी वैसा वैसा किया, तो तुमको मिलता था एक प्रोटेक्शन, हाँ या ना? नाउ ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। बोलो यार, प्लीज बुक में मत देखना, बुक में मत देखना। नेपोलियनिक कोड डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। आप डिड अवे न याद आए, एबॉलिश कर देना, एबॉलिश्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। इट मेंटेन्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स बिफोर लॉ एंड एस्टेब्लिश्ड द राइट टू सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। अब इंसान जमीन खरीद सकता था, पहले सारी जमीन किसकी रहती थी? राजा की, सबे भूमि गोपाल की। अरे हाँ या ना? प्लीज बुक में नहीं देखना, प्लीज बुक में नहीं देखना। डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, maintained the equality of all the citizens before law and secured the right to property। दूसरा पॉइंट लगाओ दोस्तों, उसके एक दो लाइन नीचे देखो, दो लाइन नीचे देखो, नेपोलियन सिंप्लीफाइड, देखो दो लाइन नीचे लिखा हुआ है, दिखा आपको? वहां पे लिखो 2, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, abolished the feudal system,
and freed peasants from serfdom and manorial dues. दिखा दिखा ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। अब आप पहले समस्या समझो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का मतलब सबसे पहले पंचायत, पंचायत के बाद में वो तहसील, तहसील के बाद में जिला, जिला के बाद में कुछ और, तो वो कोई भी काम कराना रहता था तो 10 जगह टप्पे होते थे। ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी, देखो दोस्तों एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम बहुत बड़ा नियम है। फ्यूडल जमींदारी प्रथा ही खत्म कर दी। जमींदार लोकल एक तरीके से विलेन रहा करते थे, आपने भारतीय फिल्मों में देखा तो है, समझ रहे हो बात को। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, और अगला चीज देखो दोस्तों कितनी क्रांतिकारी, एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मनोरियल ड्यूज। दोस्तों किसानों को सर्वडम मतलब गुलामी प्रथा से मुक्त कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हो दोस्तों, जस्ट इमेजिन, आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, 4 पीढ़ियों से आप लोग सिर्फ एक किसी के यहां दिन भर काम करते रहते हो, गधे जैसा खेतों में, सर्दी गर्मी धूप बरसात, आपको बीमार होने का कोई राइट भी नहीं है। इवन इफ यू आर डिसीज तो भी आप लोगों को करना है काम 12 घंटे, और उसके बाद में आपको सिर्फ एक चीज मिलती थी, सुबह का खाना और शाम का खाना, पैसे नहीं मिलते थे। और ऐसा 4 पीढ़ी से चला आ रहा है। और एकाएक नेपोलियन नाम का एक इंसान आया दोस्तों, जिसने बोल दिया कि नहीं अभी सब खत्म करो, जमींदारी, कोई अब गुलाम नहीं है, तुम सब स्वतंत्र हो। अब पहले गुलाम, अगर पहले गुलाम प्रोटेस्ट कैसे करता, वो जमींदार की तो लोकल आर्मी रहा करती थी, आप समझ रहे हो। लेकिन फ्यूडल सिस्टम खत्म, पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सर्फडम, सर्फडम वर्ड याद रखना है, याद है आपको, पीजेंट्स वर फ्रीड फॉर सर्फडम एंड मनोरियल ड्यूज। आगे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, इन द टाउन्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। टाउन्स में क्या किया गया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए गए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज वर इंप्रूव्ड, दिखा आपको, अरे दिखा। फिर उसके बाद में देखो इधर से पेज नंबर 7 पे नीचे से तीसरी लाइन, यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, कॉमन नेशनल करेंसी, एक इस पे निशान लगा लो बस, कॉमन नेशनल करेंसी निशान लगाओ, और निशान लगा लो तो मेरी तरफ जल्दी देखो, नहीं तो तनाव, तुमको टेंशन होने लगेगा। अब इधर देखो, लगा ले निशान। प्लीज बार बार कह रहा हूं, प्लीज बार बार कह रहा हूं, एनसीईआरटी इज सपोज टू राइट अ बुक, हमें तो अपने आंसर के पॉइंट्स चाहिए। अरे इतनी बात समझते हो ना, अब बुक में पेंसिल डालो, बंद कर दो, बंद कर दो, और अपने दिमाग पे भरोसा रखो, है ना, कि हमको नेपोलियन कोड के कितने पॉइंट्स, कोई भी एक बता दे मुझे। यस, ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, इन टाउन्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, feudal system was abolished, peasants were freed from serfdom and manorial dues. Fantastic, yes. Transportation communication facilities were improved. सबसे पीछे तुम बोल रहे हो कुछ और? Yes, he abolished, he did away all the privileges based on birth. अगला, he maintained the equality of all the citizens before law. Yes, he introduced a common currency all across the nation. और he secured the right to property. अरे अपन तो ये सोचो कि ये एंटर की मार मार के लिखेंगे तो कॉपी का पन्ना कितना भर जाएगा इतने में ही। अरे हाँ या ना, और कुछ तो इतना चिंता मत करो। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं, चैंपियंस ये नहीं सोचते, अगर मेरिट में आना है, एनटीएससी क्रैक करना है, तो एक एक पॉइंट याद है। हाँ बोलो, और कुछ बचा खुचा, और कुछ? यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। अरे बोलो ना यार, ये नेपोलियन ने तो करवाया, लिखा है उधर। और कुछ बचाओ तो बताओ। He did away all the privileges based on birth, secured the right to property, maintained equality of all the citizens before law, feudal system was abolished, peasants were freed from serfdom and manorial dues. Anything else? Common currency was introduced, transport and communication facilities was improved, guild restrictions were removed, and a fantastic. Satisfied? Satisfied with your own performance? Okay, never get satisfied. आगे चलो, हो गया हाँ आंसर अपने को याद, आगे बढ़ो। अब देखो पेज नंबर 7 नीचे देखो, नेपोलियन भाई साहब पोस्टमैन बन गए, दिखा आपको? वो बैग लेके जा रहे हैं, दिखा? उसमें वो पीछे चिट्ठियां उड़ती जा रही है, वो दिख रहा है? उसको नीचे पढ़ो, द कुरियर बॉय बना दिया बेचारों ने एनसीईआरटी ने। A Napoleon here is represented as a postman on his way back to France after he lost the Battle of Leipzig. Each letter dropping out of his bag bears the name of the territories he lost. निशान नहीं लगाना है इसके ऊपर, बस पढ़ना है। पोस्टमैन आगे की चिट्ठी देने जा रहा, पीछे की चिट्ठियां उड़ती जा रही है, मतलब जितने कलेक्टेड थे, समझ गए इसका मतलब? उसका
घोड़ा आगे बढ़ता चला गया, जीतते चला गया, पर पीछे के जितने जीते थे वो एक एक करके फिर फ्री होते गए। क्यों होते गए? क्यों होते गए? Important question. The question is, which of the following is or are the major reasons for Napoleon losing the territories he conquered? The options are A. Increased taxation, B. Censorship, C. Forced conscription into the French armies, D. All of the above. And your time starts now. तीन रीजन थे दोस्तों, अब भी याद करेंगे साहब। कब याद करेंगे? अभी। तुम ये सोचो कि तुम्हारे 1 घंटे का आउटपुट कितना जबरदस्त हो जाएगा, हाँ या ना? तो आप नीचे से चौथी लाइन में आइए, पेज नंबर 7 की सबसे नीचे से चौथी लाइन। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप एंड फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कनकर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। बस उतना। आप तो वहां पे फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी तक लगा लो निशान, बस। outweigh all the fantastic things that this guy did. It outweigh all the fantastic things. तीन वर्ड्स है दोस्तों, और आप ध्यान से सोचो, अकलमंद अगर हो तो नेपोलियन की ये तीनों मजबूरी भी थी करना। पहला क्या दिया हुआ है? देखो वर्ड क्या दिया हुआ है? इंक्रीज टैक्सेशन। इधर देखो, नेपोलियन की मजबूरी नहीं थी? अरे युद्ध लड़ना है, आगे इतने सारे युद्ध लड़ रहा है, युद्ध के लिए पैसा चाहिए, पैसा लाएगा कहां से? तो इंक्रीज टैक्सेशन, जहां जहां जीतता गया वहां के लोगों पे बहुत टैक्स लगाते चला गया। अरे बोलो ना। अगला वर्ड क्या दिया हुआ है? सेंसरशिप। जहां जहां जीतते गया वहां वहां उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो डिसेंट हो ही जाता था, हो जाता है ना? तो वो डिसेंट को दबाने के लिए क्या करना, तो उसने सेंसरशिप लगा दी, मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं छापेगा। कम ऑन। तीसरा वर्ड क्या दिया हुआ है? फोर्स कंस्क्रिप्शन टू फ्रेंच आर्मी। जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जिन जिन देशों के लोगों को जीता, तुम्हारे देश पे मैंने कब्जा कर लिया, तो तुम्हारे लड़कों को पकड़ पकड़ के तिलक लगाते थे, चल आज से तू भी नेपोलियन का सैनिक है, चल लड़ने चल अब अगले देश में। फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, हाँ या ना? ये भी नेपोलियन की मजबूरी थी ना। अरे आगे भी तो इतने वॉर लड़ रहा हूं, तो आर्मी के सोल्जर्स लाऊंगा कहां से? हर रोज मर रहे हैं मेरे सोल्जर्स। तो तीन मजबूरियां नेपोलियन की। प्लीज बुक में नहीं देखना, जितनी याद आ जाए उतने अपने दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करना। फोर्स कंस्क्रिप्शन, अरे कंस्क्रिप्शन नहीं याद है, रिक्रूटमेंट लिख देना। फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ द सोल्जर्स इनटू फ्रेंच आर्मी, हाँ या ना? इंक्रीज्ड टैक्सेशन और सेंसरशिप। मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलना, मुझे पैसा चाहिए और सोल्जर चाहिए, बस ये तीन चीजें याद रखनी है। हो गया याद? आपको 10th बोर्ड में भी 1 साल छोड़ के क्वेश्चन पूछा ये वाला, ठीक है? ये दास वो क्या है, तो आपको लिखना है दोस्तों